हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, एपिसोड की स्टार्टिंग में वो मॉन्स्टर जे को बता रहा होता है उस वक्त तुम्हारे फादर ने मुझे हरा दिया था और अगर वो चाहते तो वो मुझे वहां पर किल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने मुझे एक ऑफर दी कि अगर मैं चाहूँ तो मैं जिंदा रह सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे हमेशा इंसानों के लिए काम करना होगा और इंसानों के लिए पावरफुल वेपन्स क्रिएट करने होंगे। और क्योंकि मुझे भी ये समझ आ गया था कि मैं तुम्हारे फादर को नहीं हरा सकता, इसलिए मैंने भी उनकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और तभी से मैं इंसानों के लिए काम कर रहा हूँ। और ये वेपन जो तुम्हारे पास है ये मैंने तुम्हारे फादर को गिफ्ट देने के लिए बनाया था, लेकिन तुम्हारे फादर से बात किए मुझे काफी टाइम हो चुका है, इसलिए मुझे लगा शायद वो मुझे भूल चुके हैं, लेकिन मैं उन्हें ये वेपन जल्दी से देना चाहता था, इसलिए मैंने इसे इनकम्प्लीट ही उनके पास भेज दिया, लेकिन उनका फिर भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। जिसके बाद ये बोल रहा होता है मुझे पता नहीं था कि ये एक स्पेशल वेपन है। जब मेरे फादर की हालत खराब हो गई थी तो हमने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था, लेकिन हॉस्पिटल का बिल बहुत ही ज्यादा था, जिसकी वजह से हमें हमारे पास मौजूद हमारी सारी प्रॉपर्टीज को बेचना पड़ा और उस वक्त मैंने अपने फादर के सभी वेपन्स को भी बेच दिया था। और मैंने तो इस वेपन को भी बेचने की ट्राई की थी, लेकिन किसी भी पर्सन ने इसे बाय नहीं किया था क्योंकि सभी का ये कहना था कि इस वेपन के अंदर कोई भी स्पेशल एबिलिटी नहीं है और ये बिल्कुल कचरा है, इसलिए अभी तक ये वेपन मेरे पास मौजूद है। तो ये बात सुनकर वो टाइटन बोल रहा होता है मैंने तुम्हें बताया है ना कि ये वेपन अभी इनकम्प्लीट है, अगर मैं इसे कम्प्लीट कर देता हूँ तो इस वेपन की स्पेशल एबिलिटीज एक्टिवेट हो जाएंगी। लेकिन जी क्या तुम एक बात जानते हो, तुम्हें क्या लगता है क्या ये वेपन तुम्हारे फादर के लिए कम्प्लीट हो चुका है? शायद तुम जानते नहीं, लेकिन तुम्हारे फादर का रियल वेपन एक एक्स है और शायद उन्होंने अभी तक इस वेपन को इस्तेमाल भी नहीं किया क्योंकि वो इस वेपन को तुम्हारे लिए छोड़ना चाहते थे ताकि तुम इसके जरिए खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते। वह सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है, लेकिन इसी के साथ वो मॉन्स्टर बोलता है जे मैं चाहता हूँ तुम इस वेपन को मुझे दे दो और मैं तुम्हारे लिए इस वेपन को एक बार फिर से कंप्लीट करूंगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जे और सायरम दोनों ही डंजन में से बाहर आ चुके होते हैं, लेकिन इसी के साथ जे काफी ज्यादा खामोश होता है। तो सायरम से बोलती है जे क्या तुम ठीक हो? तो जे बोलता है हाँ मैं बस ठीक हूँ, मैं बस अपने वेपन के बारे में सोच रहा था। और इसी के साथ हमें प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो टाइटन इन लोगों से बोल रहा होता है तुम लोग ये बात जानते नहीं कि मेरा ये वेपन एक मास्टरपीस है, लेकिन क्योंकि ये इनकम्प्लीट है इसलिए कोई भी पर्सन इसकी पावर्स को नहीं जानता है, लेकिन फिक्र मत करो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मास्टरपीस बन जाएगा, लेकिन इसे कंप्लीट करने में मुझे काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है और हो सकता है कि इसे कंप्लीट करने में कुछ महीने भी लग जाएं, इसलिए अभी के लिए तुम यहाँ से चले जाओ और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं खुद इसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जे और सायरम दोनों ही उस बिल्डिंग में से बाहर आ चुके होते हैं और इसी के साथ सायरम बोल रही होती है क्या तुम अगले वीक फ्री हो? मुझे लगता है हमें अपनी मार्शल आर्ट्स पर काम करना चाहिए क्योंकि तुम्हें अपने इंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयार होना है, इसलिए हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। तो ये सुनकर जे भी इसके लिए मान जाता है और वो बोल रहा होता है हाँ जैसे तुम्हें ठीक लगता है मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इसी के साथ सायरम बोलती है जे मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे फादर इतने ज्यादा अमेजिंग पर्सन, लेकिन मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता, क्या तुम मुझे उनके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन दे सकते हो? तो वह सुनकर जे बिल्कुल खामोश होता है, लेकिन इसी के साथ वो वहाँ से जाते हुए बोलता है सायरम मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता और मैं अभी के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। तो वह सुनकर सायरम भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सायरम एक काफी ज्यादा लग्जरी गाड़ी में कहीं पर जा रही होती है, लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो मोबाइल पर जे के फादर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही होती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि जे के फादर कोरिया के सबसे ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स में से एक थे और उन्हें ड्रैगन स्लेयर बुलाया जाता था। लेकिन इसी के साथ सायरम काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि यूसियोंग की फैमिली के बारे में इंटरनेट पर कोई भी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं होती और सायरम सोच रही होती है ये काफी ज्यादा अजीब है, लेकिन यहाँ पर जे के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। लेकिन आखिर ऐसा क्या रीजन है कि यूसियोंग ने हमेशा से ही अपने बेटे को दुनिया से छुपाया हुआ था और उन्होंने इस चीज के बारे में कभी भी किसी को नहीं बताया? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस चीज के पीछे भी कोई सीक्रेट है? लेकिन इसी के साथ सायरम यहाँ पर कुछ और आर्टिकल्स पढ़ती है और उसे पता चलता है ड्रैगन स्लेयर यूसियोंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा फेक इल्जाम लगाए गए थे जिनकी वजह से उन्हें जल्दी रिटायर होना पड़ा। और वह इल्जाम ये थे कि ड्रैगन स्लेयर यूसियोंग एक बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान है जिन्होंने डेंजर रेड के दौरान अपने ही बहुत ही ज्यादा साथियों को किल कर दिया है। और ये बात सुनकर सायरम काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो सोच रही होती है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर जे के फादर एक इतने ज्यादा पावरफुल टाइटन को छोड़ सकते हैं तो वो आखिर अपने साथियों को किल क्यों करेंगे? ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन इसी वक्त सायरम को उसके स्कूल की तरफ से एक मैसेज आता है जिससे उसे पता चलता है कि उसके मिड टर्म का एग्जाम आ चुका है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट वारियर हाई स्कूल में डेंजर डिपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ
जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि किसी पर्सन से बोल रही होती है, सर आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की होती तो मैं कभी भी इन रिजल्ट्स को इतने टाइम से अनाउंस नहीं कर पाती। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि मिस्टर कैंग है, और ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का इंस्ट्रक्टर है। और वो पर्सन बोल रहा होता है, टीचर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपकी हेल्प इसलिए किया है क्योंकि आप यहाँ पर न्यू हैं और वैसे भी मैं हमेशा फ्री होता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे आपकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन इसी के साथ वो लड़की बोल रही होती है, सर मुझे सच में ये यकीन नहीं हो रहा कि इस बार के ये रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और क्या आप ये बात जानते हैं, इस बार वो स्टूडेंट्स जिन्होंने फर्स्ट ईयर में सबसे ज्यादा हाई रैंकिंग को हासिल किया है वो तीनों ही मिक्स्ड ब्लड हैं। और इसी के साथ हमें सायरम का सीन दिखाया जाता है जो कि रिजल्ट्स को चेक करके काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो कह रही होती है, वाओ ये रिजल्ट्स तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और इसी के साथ कहानी सुनाने वाले की तरफ से हमें बताया जाता है वो पर्सन जो कि फर्स्ट रैंक पर आया है वो और कोई नहीं बल्कि डाइव है जो कि फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। और इसी के साथ डाइव बोल रहा होता है, ये बात तो मैं पहले ही जानता था कि मैं ही फर्स्ट पोजीशन पर आने वाला हूँ। जिसके बाद हमें सेकंड पोजीशन वाले पर्सन के बारे में बताया जाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि अनीशा है। लेकिन इस वक्त अनीशा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो फर्स्ट रैंकिंग को हासिल करना चाहती थी लेकिन फिर भी वो सेकंड पोजीशन पर आई है। जिसके बाद हमें थर्ड पर्सन के बारे में बताया जाता है जिसका नाम वेल कैसन है और इसका कोरियन नेम सियोक है। और ये पर्सन एक ड्रॉफ और ह्यूमन का मिक्स्ड ब्लड है और ये पर्सन भी वारियर हाई स्कूल का एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। जिसके बाद हमें दोबारा से उसी टीचर का सीन दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है, सर मैंने डाइव और अनीशा के बारे में बहुत सी बातें सुनी हुई हैं कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और बहुत से टीचर्स का पहले ही ये कहना था कि डाइव और अनीशा ही फर्स्ट और सेकंड रैंक पर आने वाले हैं। लेकिन सर जो पर्सन थर्ड रैंकिंग पर आया है मुझे उसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन पता नहीं है, क्या आप मुझे उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? तो टीचर बोलता है, वेल अगर मैं सच बताऊं तो मुझे भी ये पता नहीं था कि सियोक इतना ज्यादा टैलेंटेड है क्योंकि वो हमेशा ही क्लास में अकेला ही बैठा होता है और वो कभी भी किसी पर्सन से बातें नहीं करता और क्लास में जितने भी पर्सन मौजूद हैं वो सभी उससे बहुत ही ज्यादा डरते हैं क्योंकि वो साइज में काफी ज्यादा बड़ा है। जिसके बाद हमें रिजल्ट डे से 4 डेज बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो लड़के काफी ज्यादा हंसते हुए स्ट्रीट के ऊपर चल रहे होते हैं और वो आपस में काफी ज्यादा मस्ती मजाक कर रहे होते हैं। लेकिन इसी के साथ चलते हुए रास्ते में कोई पर्सन उनके साथ टकरा जाता है जिससे उस लड़के की कॉफी गिर जाती है। लेकिन इस चीज की वजह से उस लड़के को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और उस पर्सन को गाली देते हुए बोलता है, कमीने क्या तू देख नहीं सकता, क्या तू अंधा है, तूने मेरी कॉफी गिरा दी। लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि सियोक है और सियोक को देखकर वो पर्सन काफी ज्यादा घबरा गया होता है क्योंकि सियोक कद में उससे काफी ज्यादा बड़ा होता है। लेकिन इसी के साथ सियोक उस पर्सन से बोलता है, आई एम सॉरी मैं आपको देख नहीं पाया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए कॉफी का एक और कप लेकर आ सकता हूँ। तो ये बात सुनकर वो दोनों लड़के ही काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। लेकिन इसी के साथ वो लड़का चिल्लाते हुए बोलता है, अरे नहीं नहीं प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरी ही गलती थी, मैं ही आपसे टकरा गया था, मुझे तो वैसे भी इस कॉफी का फ्लेवर कुछ अच्छा नहीं लगा था और मैं तो इसे फेंकने ही वाला था, अच्छा हुआ कि तुमने इसे गिरा दिया। और इसी के साथ हम देखते हैं कि दोनों लड़के ही बहुत ही तेजी से वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन इसी के साथ सियोक यहीं पर खड़ा होता है और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो काफी ज्यादा रोते हुए सोच रहा होता है, शिट मैं फर्स्ट टाइम इस सिटी में आया हूँ और मैंने यहाँ पर आते ही लोगों को परेशान करना स्टार्ट कर दिया है। और इसी के साथ हमें सियोक के बारे में बताया जाता है कि जब वो बहुत ही ज्यादा छोटा था तो उसकी मदर ने हंटर्स के बारे में उसे बहुत ही ज्यादा स्टोरीज बताई थी जिसकी वजह से सियोक भी बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो चुका था और वो भी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हंटर बनना चाहता था। और क्योंकि सियोक के पास बचपन से ही बहुत ही ज्यादा नेचुरल टैलेंट था जिसकी वजह से उसने बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ वारियर हाई स्कूल के इंट्रेंस एग्जाम को पास कर लिया था और वो भी अब वारियर हाई स्कूल का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि सियोक को लोगों के साथ बात करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी और वो कभी भी किसी भी पर्सन से सही तरीके से बात नहीं कर पाता था। और इसी के साथ हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सियोक क्लास के अंदर बैठा हुआ होता है और यहाँ पर कुछ लड़के बहुत ही ऊंची आवाज में आपस में बातें कर रहे होते हैं। लेकिन इसी वक्त सियोक को खांसी आती है और सियोक के खांसने की वजह से उन लड़कों को लगता है कि वो यहाँ पर काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस कर रहे हैं जिससे सियोक को प्रॉब्लम हो रही है और वो यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा चुके होते हैं और वो बुरे होते हैं, सियोक प्लीज हमें माफ कर देना, हम जानते हैं हम काफी ज्यादा नॉइस क्रिएट कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं। और वो दोनों लड़के ही क्लास में से बाहर चले जाते हैं और ये देखकर सियोक काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये हुआ क्या, मुझे तो बस खांसी आई थी लेकिन इन लोगों को क्या हो गया। और इसी के साथ हमें बताया जा रहा होता है सियोक दूसरे लड़कों से काफी ज्यादा डिफरेंट है और क्योंकि उसकी बॉडी का साइज नॉर्मल ह्यूमन से काफी ज्यादा बड़ा है इसलिए कोई भी पर्सन उससे बात नहीं करता और सभी को सियोक से डर लगता है। और इसी
इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सियोक ट्रीट के ऊपर चढ़ा होता है, लेकिन इसी वक्त वो यहाँ पर एक इंटरनेट कैफे को देखता है जहाँ पर कुछ लड़के जा रहे होते हैं और इसी के साथ उसे अपनी मदर की बात याद आती है जहाँ पर उसकी मदर बोल रही होती है, अब तुम काफी ज्यादा बड़े हो गए हो लेकिन तुम्हारा अभी तक कोई भी फ्रेंड नहीं है और अब क्योंकि तुम दूसरी सिटी में जा रहे हो वहाँ पर जाकर तुम्हें अपने न्यू फ्रेंड्स बनाने हैं, जिसके बाद तुम अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरनेट कैफे में जा सकते हो और वहाँ पर गेम्स खेलकर एंजॉय कर सकते हो। जिसके बाद हमें इस इंटरनेट कैफे के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सियोक भी आ चुका होता है और वह सोच रहा होता है आखिर यहाँ पर लॉग इन कैसे करते हैं, ये तो काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन इसी के साथ हमें यहाँ पर एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि किसी पर्सन से कॉल पर बात कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है क्या तुम आज नहीं आने वाली? वेल मैं अभी एक पीसी कैफे के अंदर मौजूद हूँ, चलो ठीक है अगर तुम नहीं आने वाली तो मैं यहाँ पर गेम्स प्ले कर रहा हूँ। जिसके बाद हम दोबारा से सियोक को देखते हैं जो कि लॉग इन करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही होती और वो सोच रहा होता है आखिर ये लॉग इन कैसे करते हैं, ये इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है। और वह देखता है कि उसके पीछे काफी ज्यादा लोग खड़े हुए होते हैं जो कि यहाँ से सियोक के हटने का वेट कर रहे होते हैं और सियोक सोच रहा होता है मैं काफी देर से लाइन में खड़ा हूँ लेकिन मुझे यही समझ नहीं आ रही कि मुझे लॉग इन कैसे करना है, क्या मुझे इन लोगों से हेल्प मांगनी चाहिए, लेकिन अगर मैंने इनसे हेल्प मांगी तो ये लोग मुझसे डर कर यहाँ से भाग जाएंगे, आखिर मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन इसी वक्त हम यहाँ पर उसी लड़के को देखते हैं जो कि सियोक से बोलता है मुझे लगता है तुम्हें शायद लॉग इन करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो ये बात सुनकर सियोक काफी ज्यादा हैरान होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो जे है और जे बोलता है चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ ताकि तुम आसानी से लॉग इन कर पाओ। और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जे सियोक को इन्फॉर्मेशन बता रहा होता है और सियोक उसे कंप्यूटर के अंदर लॉग इन कर रहा होता है और जे की हेल्प की वजह से सियोक काफी आसानी से इस कंप्यूटर के अंदर लॉग इन कर लेता है। जिसके बाद जे जाकर अपनी चेयर के ऊपर बैठ जाता है और वो सोच रहा होता है ये लड़का शायद इस जगह पर न्यू है इसलिए इसे लोगों से बात करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन इसी के साथ वो अपने मोबाइल पर देखता है कि सायरा मुझसे बोल रही होती है जे प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं 2:30 तक तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तो ये सुनकर जे को काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है इसलिए मैं तब तक यहाँ पर गेम्स ही खेल सकता हूँ। और इसी के साथ हमें एक प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जे हमें बता रहा होता है वो थैले जो कि रॉयल जेली के साथ मौजूद थे। जब जे ने उन थैलों को ओपन करके देखा होता है तो उसे पता चलता है कि इन थैलों के अंदर कोई ब्लैक कलर का मटेरियल रखा हुआ है और शायद ये मटेरियल काफी ज्यादा रेयर है, लेकिन जे को इस चीज का पता नहीं है कि इस मटेरियल को किस जगह पर यूज किया जाता है। और इसी के साथ जे सायरम के दिए हुए नेकलेस को देख रहा होता है और वो देखता है कि इस नेकलेस के अंदर ब्लड की कुछ बूंदे मौजूद हैं और ये ब्लड किसी और चीज का नहीं बल्कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर का ब्लड है जिसे इस नेकलेस के अंदर स्टोर किया गया है और इसी वजह से ये नेकलेस बहुत ही ज्यादा रेयर है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जे ने उस नेकलेस को अपनी पॉकेट के अंदर रखा हुआ होता है और इसी के साथ वो देखता है कि जे के पास सियोक आ गया होता है और वो बुरा होता है दोस्त अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ, यहाँ पर जगह खाली है, क्या तुम मुझे इसकी परमिशन दे सकते हो। तो जे उससे बोलता है मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम यहाँ पर बैठ सकते हो। और हम देखते हैं कि सियोक भी जे के पास ही बैठ जाता है और वो कंप्यूटर के ऊपर लॉग इन कर लेता है। लेकिन इसी वक्त जे देखता है कि सियोक एक ऐसी गेम को खेल रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा पुरानी है और वो गेम जे की भी काफी ज्यादा फेवरेट है। तो जे उससे बोलता है क्या तुम्हें ये गेम पसंद है? ये गेम मेरी भी काफी ज्यादा फेवरेट है। तो सियोक बोलता है वेल हाँ ये मुझे पसंद है, क्या तुम भी इस गेम को खेलते हो? तो वह सुनकर जे बोलता है हाँ यार ये गेम मुझे भी पसंद है, तो क्यों ना हम लोगों का एक एक मैच हो जाए। जिसके बाद हमें नेक्स्ट ट्रक का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स बैठे हुए होते हैं और इस ट्रक में यहाँ से कुछ चीज लेकर जा रहे होते हैं और इसी के साथ वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं जिनमें से वो लड़का अपने साथ वाली लड़के से बोल रहा होता है मुझे ये जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आखिर हमेशा मुझे ही इन मॉन्स्टर्स को डिलीवर करने के लिए यहाँ पर क्यों आना पड़ता है। तो वो लड़की बोल रही होती है अगर तुम्हें ये काम पसंद नहीं है तो तुम इसे करते क्यों हो, तुम अपनी जॉब से रिजाइन दे सकते हो। तो सुनकर वो पर्सन खामोश हो जाता है और इसी के साथ वो लड़की बोलती है मैं जानती हूँ तुम्हारे पास और कोई करने के लिए काम नहीं है, इसलिए अब खामोशी से अपने काम पर ध्यान दो क्योंकि हमें इन मॉन्स्टर्स को टाइम पर डिलीवर करना है वरना हमारी जॉब भी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर इन्हें एक काफी बड़ी धमाके की आवाज सुनाई देती है जिसकी वजह से ये लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और इसी वक्त इन्होंने अपने ट्रक को भी रोक लिया होता है और वो पर्सन बोल रहा होता है आखिर ये किस तरह की आवाज थी, हम लोग इस वक्त डंजन एरिया से बाहर आ चुके हैं और यहाँ पर तो कोई भी मॉन्स्टर मौजूद नहीं है, तो आखिर ये धमाके की आवाज कैसी थी। तो लड़की गाड़ी में से बाहर आ गई होती है और वो बोल रही होती है तुम यहीं पर रहना और अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हेडक्वार्टर्स कॉल कर देना, मैं अभी इस जगह को चेक करके आती हूँ। और इसी के साथ वो लड़की अपने डैगर को लेकर यहाँ से चली जाती है और इसी वक्त उस लड़के को भी किसी पर्सन की कॉल आती है तो वो बोल रहा होता है फिक्र मत करो हम लोग जल्दी ही इन
मॉन्स्टर्स को लेकर गवर्नमेंट लैब की तरफ आ रहे हैं और हम जल्दी ही इन्हें डिलीवर कर देंगे। बस यहाँ पर रास्ते में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है जिसे हम कुछ देर में ही सॉल्व कर देंगे। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो लड़की दोबारा से आकर वैन के अंदर बैठ जाती है और उस लड़की को देखकर वो पर्सन बोलता है, तुम तो काफी जल्दी आ गई, क्या तुम चेक कर आई हो कि आखिर ये धमाके की आवाज कैसी थी। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन वो गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं होती बल्कि ये कोई और है और वह लड़की बोल रही होती है, अरे फिक्र मत करो, वो धमाका मैंने ही किया था ताकि तुम में से कोई पर्सन गाड़ी में से बाहर आ सके। वैसे अगर सच बताऊं तो उस लड़की के रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा तेज थे, लेकिन फिर भी मैंने उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और इसी के साथ वो यहाँ पर इस ट्रक के अंदर मौजूद मॉन्स्टर्स की इन्फॉर्मेशन को चेक कर रही होती है और वो लड़की बोल रही होती है, अमेजिंग, ये तमाम मॉन्स्टर्स तो काफी ज्यादा पावरफुल हैं। अगर इन्हें सिटी के अंदर छोड़ दिया जाए तो ये एक पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है। चलो अब हमें सीधा सिटी की तरफ जाना है। लेकिन हम देखते हैं कि वो पर्सन इस वक्त काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो बोलता है, आखिर तुम कौन हो और मेरी सीनियर कहाँ पर है। तो लड़की काफी ज्यादा डेविलिश स्माइल देते हुए बोलती है, तुम्हारी सीनियर तो मर गई और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी उसके पास पहुंचा सकती हूँ, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो तुम खामोशी से बस गाड़ी को ड्राइव करते रहो। जिसके बाद हमें दोबारा से गेमिंग कैफे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जे और सियोक दोनों ही गेम्स खेल रहे होते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पर नूडल्स खा रहे होते हैं जिसे सियोक भी काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है और जे बोल रहा होता है, सियोक तुम तो सच में गेम्स खेलने में काफी ज्यादा माहिर हो और मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ की फूड भी काफी ज्यादा पसंद आई है। वेल अगर सच बताऊं तो मुझे भी यहाँ का खाना काफी ज्यादा पसंद है और मैं वीकेंड पर यहाँ पर आकर अपनी छुट्टियों को एंजॉय करता हूँ। और इसी के साथ जी बोल रहा होता है, हे सियोक, अच्छा हुआ तुमने मुझे अपनी एज के बारे में बता दिया, वरना मुझे लग रहा था कि तुम मुझसे काफी ज्यादा बड़े हो, लेकिन तुम तो मेरी सेम एज के हो। वेल आखिर तुम किस स्कूल के स्टूडेंट हो, तुमने मुझे अभी तक इस बारे में नहीं बताया। और हम देखते हैं कि सियोक जे के साथ बात करते हुए काफी ज्यादा खुश होता है और इसी के साथ वो उसे अपने स्कूल का नाम बताने वाला होता है। लेकिन इसी वक्त इन्हें यहाँ पर एक बहुत ही बड़े धमाके की आवाज सुनाई देती है जिसकी वजह से ये दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और कैफे के अंदर जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो सभी काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं, आखिर ये आवाज कैसी थी, ऐसा लग रहा है जैसे कि बाहर कोई बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। और इसी के साथ हमें इस कैफे के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक ट्रक का बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ होता है और कुछ लोग इसकी वीडियो बना रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं, क्या ये ड्राइवर साला पागल था, इसने सीधे जाकर इतनी बड़ी बिल्डिंग को ठोक दिया और क्या इसे इस गेमिंग कैफे को ही उड़ाना था। हम लोग इस कैफे के ही अंदर थे, अगर ये ट्रक गलती से इस बिल्डिंग को तोड़कर अंदर आ गया होता तो अंदर जितने भी लोग मौजूद थे वो सभी मर सकते थे। क्या ये ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा था। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक बिल्डिंग के ऊपर वही लड़की मौजूद होती है जो कि इस ट्रक को यहाँ पर लेकर आई है और वो लड़की अपने बॉस से बोल रही होती है, बॉस आपने जैसा बोला था मैंने वैसा कर दिया है और ट्रक के अंदर जितने भी मॉन्स्टर्स मौजूद थे वो कुछ ही देर में होश में आ जाएंगे। तो सुनकर उस लड़की का बॉस बोलता है, चलो ठीक है अब जल्दी से वापस आ जाओ। तो लड़की बोल रही होती है, लेकिन बॉस मैं तो यहाँ पर इस शो को एंजॉय करने वाली थी, क्या मैं कुछ देर यहाँ पर नहीं रुक सकती। तो वो बॉस बोलता है, नहीं अभी और इसी वक्त उस जगह से वापस आ जाओ। तो बात सुनकर वो लड़की भी मान जाती है और वो कहती है, ठीक है बॉस मैं वापस आ रही हूँ। इसी के साथ हमें उस ट्रक को दिखाया जाता है जिसकी छत को फाड़कर कोई मॉन्स्टर इस ट्रक में से बाहर आ रहा होता है और इस मॉन्स्टर को देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि इस ट्रक के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स निकल कर बाहर आ चुके होते हैं और ये सभी हॉर्नर्ड बीस्ट हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं वह सभी इन मॉन्स्टर्स को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा चुके होते हैं। और इसी के साथ हम उस लड़की को देखते हैं जो कि इन लोगों को इतना ज्यादा घबराया हुआ देखकर काफी ज्यादा स्माइल कर रही होती है। और इसी के साथ वो अपने बॉस से बोलती है, बॉस क्या आप मुझसे एक बेट लगाना चाहोगे। तो वो बॉस बोलता है, क्या बेट, आखिर कैसी बेट। तो लड़की बोलती है, मैं आपसे ये बेट लगाना चाहती हूँ कि जब तक यहाँ पर हंटर्स आएंगे ये मॉन्स्टर्स तब तक 100 पीपल्स को किल कर चुके होंगे। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी यहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं और वो मॉन्स्टर्स भी इन लोगों का पीछा कर रहे होते हैं। और इसी वक्त एक मॉन्स्टर ने एक पर्सन के सर को पकड़ लिया होता है और इसी वक्त वो सर को क्रश कर देता है और ये देखकर एक पर्सन बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है और वो डर की वजह से यहाँ से भाग भी नहीं पा रहा होता। लेकिन इसी के साथ हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि अब बहुत ही तेजी से भागता हुआ इस पर्सन के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि कोई पर्सन बहुत ही तेजी से भागता हुआ इस मॉन्स्टर की तरफ आ रहा होता है और हम देखते हैं कि पर्सन और कोई नहीं बल्कि जे है। और इसी वक्त जे जंप लगाकर उस मॉन्स्टर को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक मारता है और वो अपनी किक के साथ इस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। और ये देखकर वहाँ पर मौजूद लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। लेकिन इसी के साथ जे चिल्लाकर बोलता है, आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो, जल्दी करो और भागो यहाँ से। तो सभी लोग बहुत ही तेजी से वहाँ से भाग जाते हैं। और इसी के साथ हम जे को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, ये सभी तो 1 हॉर्न्ड बीस्ट हैं, लेकिन आखिर ये मॉन्स्टर्स सिटी के अंदर कैसे आए। और इसी के साथ जे सोच रहा होता है, ये सभी 1 हॉर्न्ड बीस्ट हैं और इनका डेंजर लेवल 2 स्टार होता है और इतने डेंजर लेवल के मॉन्स्टर से मैं आसानी से फाइट कर सकता हूँ। लेकिन इसी वजह देखता है कि उसके ऊपर किसी मॉन्स्टर ने एक बाइक को फेंक दिया होता है और ये देखकर जे काफी ज्यादा हैरान होता है। और इसी के साथ जे बहुत तेजी से जंप
करके इस अटैक को डॉज कर लेता है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर ने बहुत ही तेजी के साथ जे के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन जे बहुत ही तेजी के साथ जंप लगाकर उस मॉन्स्टर के फेस पर एक बहुत ही जोरदार किक मारता है। लेकिन इसी के साथ जे काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, क्योंकि वो महसूस करता है कि इस मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है। और इसी के साथ जे बहुत ही तेजी के साथ पीछे हो जाता है। और इसी के साथ जे सोच रहा होता है इस मॉन्स्टर की बॉडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। मुझे याद है जब मैंने उस टैंकर के साथ फाइट की थी तो उसकी बॉडी के अंदर जो स्ट्रेंथ थी, मैं उससे भी ज्यादा स्ट्रेंथ को इस मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर महसूस कर पा रहा हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर यहाँ पर एक काफी ज्यादा ऊंची रोड लगाता है। और इसी के साथ वो बहुत ही तेजी के साथ आकर जे के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि जे ने बहुत आसानी से जंप करके इस अटैक को डॉज कर लिया होता है और वो इस मॉन्स्टर से काफी ज्यादा पीछे हो गया होता है। और इसी के साथ हमें इस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है कि इस मॉन्स्टर का डेंजर लेवल 3 स्टार है, क्योंकि इसके 2 हॉर्न्स हैं। लेकिन इसी के साथ जे देखता है कि यहाँ पर एक बोर्ड पड़ा हुआ है, तो जे उस बोर्ड को तोड़कर उसमें से उसके लोहे के डंडे को निकाल लेता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जे अपने वेपन के साथ इस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका होता है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर एक बहुत ही ऊंची जंप लगाता है और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जे के ऊपर से होता हुआ बहुत ही तेजी से आगे की तरफ चला गया होता है। और ये देखकर जे भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन इसी के साथ वो देखता है कि वो मॉन्स्टर जिस जगह पर गया है वहाँ पर बहुत ही ज्यादा बच्चे मौजूद हैं। और हम देखते हैं कि वो बच्चे इस वक्त काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं। लेकिन इसी के साथ वो मॉन्स्टर बहुत ही तेजी के साथ इन बच्चों के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो बच्चे बहुत ही तेजी से यहाँ से भाग रहे होते हैं। लेकिन इसी के साथ वो मॉन्स्टर उन बच्चों के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है। और इसी के साथ हमें बताया जाता है 2 हॉर्न बीस्ट की अटैक की पावर बहुत ही ज्यादा होती है और वो मॉन्स्टर अपने एक ही पंच के साथ अपने सामने मौजूद एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वॉल को भी बहुत ही आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि किसी पर्सन ने सिर्फ अपने एक हाथ से इस मॉन्स्टर के इस पावरफुल अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया होता है। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि स्योक है, जिससे इस वक्त इस मॉन्स्टर के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और इस वक्त स्योक इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करके इस मॉन्स्टर को यहाँ से काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। और इसी के साथ हमें स्योक के बारे में बताया जाता है कि स्योक की फिजिक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो अपने स्कूल के सबसे ज्यादा पावरफुल टैंकर्स में से एक है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो मॉन्स्टर होता है उसे इस अटैक से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होता। और इसी के साथ वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा गुस्से में आ गया होता है और वो यहाँ पर काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है। लेकिन इसी वक्त स्योक काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि जे बहुत ही तेजी के साथ इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, बेवकूफ, आखिर तुम देख कहाँ पर रहे हो, तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हारे पीछे खड़ा है। और इसी वक्त जे अपने स्पेयर के साथ इस मॉन्स्टर की गर्दन के ऊपर अटैक कर देता है। और इसी वक्त हम स्योक को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, क्योंकि वो देखता है कि जे ने अपने एक अटैक के साथ ही इस मॉन्स्टर को किल कर दिया होता है। और इसी के साथ जे भी स्योक को ही देख रहा होता है। लेकिन इस वक्त इनके पास में ही एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से जे और स्योक दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और जे सोच रहा होता है, शिट, ये सभी मॉन्स्टर्स बहुत ही तेजी के साथ पूरे सिटी के अंदर फैल रहे हैं और अगर ये इसी तरह फैलते रहे तो ये बहुत ही ज्यादा सिटीजन्स को किल कर देंगे। लेकिन इसी के साथ वो स्योक की तरफ देखता है और वो सोच रहा होता है, मुझे याद आया, टैंकर्स के पास तो एक स्पेशल स्किल होती है जिसके जरिए वो बहुत ही ज्यादा ऊंची आवाज में चिल्ला सकते हैं, जिससे काफी ज्यादा फ्रीक्वेंसी पैदा होती है और वो फ्रीक्वेंसी मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और इसी के साथ स्योक जिससे बोलता है, मैंने रेस्क्यू हंटर्स को कॉल कर दिया है और जल्दी ही यहाँ पर रेस्क्यू हंटर्स पहुंच जाएंगे, इसलिए जे मैं चाहता हूँ कि तुम कैफे के अंदर दोबारा से वापस चले जाओ, यहाँ पर मौजूद इन मॉन्स्टर्स को तब तक मैं संभाल लूंगा। और इसी के साथ स्योक सोच रहा होता है, जे एक पहला पर्सन है जिसने मुझे अपने फ्रेंड की तरह ट्रीट किया है और मैं जे को कुछ भी होने नहीं दे सकता। लेकिन इस वक्त जे बोलता है, आखिर तुम सोच क्या रहे हो, जल्दी करो और अपनी स्किल को यूज करो ताकि सभी मॉन्स्टर्स इसी जगह पर इकट्ठा हो जाएं, क्योंकि अगर ये मॉन्स्टर्स सिटी के अंदर फैल गए तो ये सभी सिटीजन्स को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा देंगे। तेवा सुनकर स्योक बोलता है, लेकिन जे ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है, इससे तुम खतरे में पड़ जाओगे। तेवा सुनकर जे बोलता है, स्योक क्या तुम मुझे इतना ज्यादा कमजोर समझते हो? मैं जानता हूँ तुम मुझे अंदर भेजकर सारा रिस्क अकेले ही उठाना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए हम दोनों मिलकर एक साथ फाइट करेंगे। और इसी के साथ जे सोच रहा होता है, मैं बचपन से ही अपने फादर की तरह एक पावरफुल हंटर बनना चाहता था और इसका रीजन सिर्फ ये नहीं था कि मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था, बल्कि इसका रीजन ये था कि मैं अपने फादर की तरह लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता था। और शायद आज वो वक्त आ चुका है जब मैं अपने फादर की तरह लोगों को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट एक बेकरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर कुछ लोगों को किल कर रहा होता है और इसी के साथ टेबल के नीचे कोई पर्सन छुपा हुआ होता है। और इसी वक्त वो मॉन्स्टर इस टेबल को तोड़कर इस पर्सन को देख लेता है और वो इस पर्सन के ऊपर भी अटैक करने वाला होता है। लेकिन इसी के साथ हमें स्योक का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा लंबी सांस लेता है और वो इसी वक्त बहुत ही ज्यादा पावर के साथ बहुत ही जोर से चिल्लाता है और हमें दिखाया जाता है कि उसकी आवाज से इस पूरी सिटी में एक बहुत ही ज्यादा
पावरफुल फ्रीक्वेंसी फैल जाती है, जिसे उस मॉन्स्टर ने भी महसूस कर लिया होता है। और हम देखते हैं कि वो लड़की जो इन मॉन्स्टर्स को इस सिटी के अंदर लेकर आई है, उसने भी इस फ्रीक्वेंसी को महसूस कर लिया होता है और वो सोच रही होती है आखिर ये था क्या। मुझे पूरा यकीन है हंटर्स इतनी जल्दी इस सिटी के अंदर नहीं पहुंच सकते, तो आखिर ये पर्सन कौन था। जिसके बाद हमें दोबारा से सियोक का सीन दिखाया जाता है जो कि फाइट करने के लिए रेडी हो चुका होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स मौजूद होते हैं जो कि चलते हुए सियोक की तरफ आ रहे होते हैं। और इसी वक्त एक 2 हॉर्न वाला बीस्ट तमाम मॉन्स्टर्स को सियोक के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर देता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो सभी सियोक के ऊपर अटैक कर देते हैं। और इसी वक्त एक मॉन्स्टर बहुत ही तेजी के साथ सियोक के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है, लेकिन सियोक अपने हाथ के साथ इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और इसी वक्त वो इस मॉन्स्टर को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार के दूर फेंक देता है। लेकिन इसी वक्त सियोक देखता है कि 4 और मॉन्स्टर्स ने एक साथ सियोक के ऊपर अटैक कर दिया होता है। लेकिन इसी वक्त हम उस 2 हॉर्न वाले मॉन्स्टर को देखते हैं जिसे अचानक से कुछ महसूस होता है। और इसी के साथ हमें जे का सीन दिखाया जाता है जो कि एक बिल्डिंग से जंप लगाकर बहुत ही तेजी के साथ जमीन पर आ जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो असलियत में उस ट्रक के पास आ चुका होता है जिसमें से ये सभी मॉन्स्टर्स निकल कर बाहर आए थे। और वो देखता है कि यहाँ पर 2 मॉन्स्टर्स मौजूद होते हैं जो कि सभी ह्यूमंस की बॉडीज को कलेक्ट करके इस ट्रक के पास ला रहे होते हैं और वो इन बॉडीज को उस ट्रक के अंदर डाल रहे हैं। और ये देखकर जे काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये मॉन्स्टर्स कर क्या रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस ट्रक के अंदर कोई और मॉन्स्टर भी मौजूद है जिसे ये इन तमाम डेड बॉडीज को फीड करवा रहे हैं। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो 2 हॉर्न वाला मॉन्स्टर आ चुका होता है जो कि बहुत ही तेजी के साथ जे के ऊपर अटैक कर देता है। और इस मॉन्स्टर को यहाँ पर देखकर जे भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है मैंने सोचा नहीं था कि ये इतनी जल्दी यहाँ पर आ जाएगा। और इसी के साथ हमें एक प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सियोक जे से बोल रहा होता है जे मैं एक टैंकर हूँ और मैं अपनी स्ट्रेंथ को यूज करते हुए यहाँ पर मौजूद इन तमाम 1 हॉर्न मॉन्स्टर्स को काफी आसानी से संभाल सकता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उन 2 हॉर्न मॉन्स्टर्स को संभालो। लेकिन इस चीज का ख्याल रखना कि हमारे पास कोई भी वेपन या फिर आर्मर नहीं है और मॉन्स्टर्स से फाइट करते हुए हमारी बॉडीज काफी ज्यादा इंजर्ड हो सकती हैं, इसलिए हम में से जो भी पर्सन अपने मॉन्स्टर्स को जल्दी हरा देगा वो फौरन से जाकर अपने टीममेट की हेल्प करेगा। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सियोक यहाँ पर मौजूद 1 हॉर्न बीस्ट के साथ फाइट कर रहा होता है और जे यहाँ पर मौजूद 2 हॉर्न मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहा होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं जे बहुत ही तेजी के साथ भागकर उस 2 हॉर्न मॉन्स्टर के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक्स करता है जिससे वो उसे काफी ज्यादा डैमेज पहुंचाता है। लेकिन इन अटैक्स से उस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा कम डैमेज हुआ होता है। और इसी के साथ जे सोच रहा होता है यहाँ पर मेरे पास मेरा रियल वेपन नहीं है और जिस मटेरियल को मैं वेपन की तरह यूज कर रहा हूँ अगर मैं इसमें ज्यादा स्ट्रेंथ को यूज करता हूँ तो ये वेपन टूट जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर अपनी ज्यादा फोर्स को भी यूज नहीं कर सकता। मुझे इन मॉन्स्टर्स की तमाम उन वीक पॉइंट्स के ऊपर अटैक करना होगा जिससे इन मॉन्स्टर्स को सबसे ज्यादा डैमेज पहुंचता है। और इसी के साथ जे को यहाँ पर जैक का फाइटिंग स्टाइल याद आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है जैक की तमाम स्टैट्स ए रैंक से कम है लेकिन उसका फाइटिंग कॉम्बैट स्टाइल बहुत ही ज्यादा यूनिक है क्योंकि वो हमेशा अपने ओपोनेंट के तमाम वीक पॉइंट्स के ऊपर अटैक करता है और मुझे यहाँ पर जैक के ही फाइटिंग स्टाइल को यूज करना होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर बहुत ही तेजी के साथ जे के ऊपर अटैक करता है लेकिन जे अपने वेपन के साथ उस मॉन्स्टर के फेस के ऊपर अटैक कर रहा होता है। और इसी वक्त वो मॉन्स्टर भी जे के ऊपर अटैक करता है लेकिन जे दोबारा से इस अटैक को डॉज करके बहुत ही तेजी से उसके फेस के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और इस चीज की वजह से उस मॉन्स्टर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है लेकिन इसी वजह जे उसके पैर पे अटैक करके उसे जमीन पर गिरा देता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सेकंड 2 हॉर्न मॉन्स्टर होता है वो अपने हाथों में से पावरफुल एनर्जी को जे की तरफ थ्रो करता है लेकिन जे जैक के फाइटिंग पैटर्न को यूज करते हुए बहुत ही आसानी से इन अटैक्स को डॉज कर लेता है। और इसी के साथ वो बहुत ही तेजी के साथ जैक के फाइटिंग स्टाइल को यूज करते हुए इस मॉन्स्टर के ऊपर काफी ज्यादा अटैक्स कर देता है और उसने अपने इन अटैक्स के साथ इस मॉन्स्टर को मार डाला होता है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वो दूसरा मॉन्स्टर जे को उसके पैर से पकड़ लेता है और ये देखकर जे भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन इसी वक्त वो मॉन्स्टर बहुत ही जोर से जे को जमीन पर पटक देता है और इस चीज की वजह से जे बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है और वो दोबारा से फाइट करने के लिए खड़ा हो रहा होता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जे के काफी ज्यादा करीब आ गया होता है और इसी वक्त वो जे के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि जे स्माइल कर रहा होता है और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सियोक आ गया होता है जो कि इस मॉन्स्टर को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारकर काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। और ये देखकर जे बोल रहा होता है वेल सियोक, क्या तुम जानते हो मुझे लगता है एक अच्छा टीम वर्क ये भी एक बहुत ही बढ़िया स्किल है। और इसी के साथ हमें यहाँ पर एक बिल्डिंग में कुछ स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो कि जे और सियोक की वीडियो बना रहे होते हैं और उनमें एक लड़का बोल रहा होता है ये दोनों लड़के तो काफी ज्यादा अमेजिंग
अमेजिंग है। ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। जहाँ तक मुझे लगता है ये दोनों ही वॉरियर हाई स्कूल के स्टूडेंट्स होंगे। लेकिन इसी के साथ उसका साथी बोलता है मुझे इस चीज का नहीं पता कि ये किस स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं क्योंकि इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स को हरा दिया है। लेकिन इसी के साथ वो लड़का बोलता है अच्छा मुझे ये तो बताओ तुम इस वीडियो का क्या करने वाले हो। तो लड़का बोलता है ऑफ कोर्स मैं इसे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करने वाला हूँ और तुम देख लेना इस वीडियो के ऊपर मुझे मिलियंस में व्यूज आने वाले हैं। तो ये सुनकर वो पर्सन भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और इसी के साथ हमें सियोक का सीन दिखाया जाता है जो कि इन मॉन्स्टर्स को देखते हुए सोच रहा होता है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं और मैं सोच रहा था कि मुझे किसी भी तरीके से इन मॉन्स्टर्स को रोक कर रखना है जब तक यहाँ पर रेस्क्यू हंटर्स नहीं आ जाते। लेकिन मुझे पता नहीं था कि जे और मैं हम दोनों टीम वर्क करके बहुत आसानी से इन मॉन्स्टर्स को हरा सकते हैं। लेकिन इसी वक्त जे सियोक से बोलता है सियोक तुम इतनी देर से वहाँ पर खड़े हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर आकर मेरी हेल्प करनी चाहिए। और ये सुनकर सियोक भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो जे के पास आकर उसे खड़ा कर देता है और वह बोल रहा होता है जे क्या तुम ठीक हो, तुम काफी ज्यादा इंजर्ड लग रहे हो। तो जे बोल रहा होता है अरे नहीं बस मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी कमर की 2-3 हड्डियां टूट गई हैं। ये कमीने टू हॉर्न मॉन्स्टर सच में काफी ज्यादा पावरफुल थे। मुझे ये कहते हुए काफी ज्यादा अफसोस हो रहा है कि तुम्हें यहाँ पर आकर मेरी हेल्प करनी पड़ी और मैं अकेला इन मॉन्स्टर्स को नहीं संभाल पाया। तो ये बात सुनकर सियोक बोल रहा होता है अरे जे तुम ये क्या कह रहे हो, मैंने जिन मॉन्स्टर्स को हराया था वो सभी 1 हॉर्न मॉन्स्टर्स थे और उन सभी का लेवल 2 स्टार्स था, जबकि तुमने जिन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट की थी उन दोनों का डेंजर लेवल 3 स्टार्स था। और इसी के साथ सियोक बोलता है जे क्या तुम मुझे अपने स्कूल के बारे में बता सकते हो कि तुम किस स्कूल में स्टडी कर रहे हो। मैंने बचपन से ही यही सुना था कि कोरिया का नंबर 1 फाइटिंग स्कूल वॉरियर हाई स्कूल है, लेकिन मैं जानता नहीं था कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ऐसे स्कूल्स हैं जिनके अंदर स्टूडेंट्स को इतने अच्छे तरीके से ट्रेन किया जाता है। तो ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इसी के साथ सियोक बोलता है जे प्लीज मुझे गलत मत समझना, मैं बस ये कहना चाहता था कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन इसी के साथ जे बोलता है सियोक क्या तुम मुझे एक बात बता सकते हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ को देखकर मुझे पता चल चुका है कि तुम वॉरियर हाई स्कूल के स्टूडेंट हो, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसे और कितने स्टूडेंट्स हैं जो तुमसे भी ज्यादा पावरफुल हैं। तो ये बात सुनकर सियोक काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है जे अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और स्ट्रेंथ के मामले में मैं उनके आसपास भी नहीं हूँ। तो ये बात सुनकर जे भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो यहाँ पर सायरम के बारे में सोच रहा होता है और वो सोच रहा होता है सायरम मुझे बार बार बहुत ही ज्यादा फोर्स कर रही है कि मैं अपनी ट्रेनिंग पर बहुत ही ज्यादा फोकस करूँ ताकि मैं वॉरियर हाई स्कूल के इंट्रेंस एग्जाम में फेल ना हो जाऊँ। शायद वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसे पता है कि इंट्रेंस एग्जाम में डिफिकल्टी लेवल काफी ज्यादा हाई होने वाला है। लेकिन इसे जे देखता है कि यहाँ पर अभी एक मॉन्स्टर रह गया है, जिसे देखकर जे काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है सियोक आखिर ये मॉन्स्टर कर क्या रहा है और ये हमारे ऊपर अटैक करने के लिए यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा। तो ये देखकर सियोक भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन आखिर ये मॉन्स्टर उस ट्रक के पास क्यों खड़ा है। लेकिन इसी के साथ जे देखता है कि यहाँ पर ट्रक के पास जो डेड बॉडीज मौजूद थी वो सभी अब यहाँ पर नहीं है और इसी वक्त वो ट्रक काफी ज्यादा हिलना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं कि ट्रक के ऊपर जो मॉन्स्टर खड़ा हुआ होता है उसे कोई मॉन्स्टर उसके पैर से पकड़ लेता है और ये देखकर जे और सियोक दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। और इसी के साथ वो देखते हैं कि उस मॉन्स्टर को कोई चीज उस ट्रक के अंदर खींच लेती है और ये देखकर जे काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो बोल रहा होता है सियोक मुझे लगता है इस ट्रक के अंदर इन लोगों का चीफ मौजूद है। तो ये बस सुनकर सियोक भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। और इसी के साथ हमें इन मॉन्स्टर्स के बारे में बताया जाता है कि वो मॉन्स्टर जिसके सर पर 2 हॉर्न्स होते हैं वो 1 हॉर्न मॉन्स्टर्स के लीडर होते हैं और जब ये मॉन्स्टर्स एक और ग्रुप के साथ खुद को कंबाइन करते हैं तो उन्हें ये बात समझ नहीं आती कि इनमें से कौन सा 2 हॉर्न मॉन्स्टर इनका लीडर बनेगा, इसलिए वो ये चीज डिसाइड करते हैं कि वो एक थर्ड मॉन्स्टर को फीड करवा कर उसे 3 हॉर्न बीस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इस ट्रक को फाड़ते हुए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर निकल कर बाहर आ रहा होता है जिसके सर पर 3 हॉर्न्स होते हैं। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इस मॉन्स्टर का डेंजर लेवल 5 स्टार्स है और ये इन सभी मॉन्स्टर्स का चीफ है। और यहाँ पर इतने खतरनाक मॉन्स्टर को देखकर जे और सियोक दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर इन दोनों के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्लैश अटैक करता है, लेकिन इस अटैक को जे और सियोक दोनों ही जंप करके डॉज कर लेते हैं। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर बहुत ही तेजी के साथ जे के पास आ चुका होता है और इसी वक्त वो जे को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है और इस पंच को रोकने के लिए जे भी इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उस मॉन्स्टर का ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था और जे का जो वेपन था वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसी के साथ वो मॉन्स्टर जे के पेट में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है और इस पंच की वजह से जे काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है। लेकिन इसी के साथ वो मॉन्स्टर जे को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक मारने वाला होता है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ही तेजी के साथ सियोक आ जाता है जो कि इस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ इस मॉन्स्टर को गिराने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन इसी वक्त सियोक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो देखता है कि उस मॉन्स्टर ने सियोक को उसकी कमर से
पकड़ लिया होता है और इसी वक्त वो सियोक को ऊपर उठाकर बहुत ही जोर से जमीन पर पटक देता है और इस चीज की वजह से सियोक बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। लेकिन इसी के साथ हम जे को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होता है लेकिन वो खड़ा हो रहा होता है और इसी के साथ हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि अपने पैर के साथ सियोक को मारने वाला होता है। लेकिन इसी वक्त जे उस मॉन्स्टर से बोलता है, बास्टर्ड, मेरे दोस्त से पीछे हो जाओ, अगर तुमने उसे नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो ये बात सुनकर वो मॉन्स्टर जे के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि ये अटैक सीधा जाकर जे को लग जाता है। लेकिन इसी के साथ उस मॉन्स्टर को अचानक से कुछ महसूस होता है। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि उसे एक बार फिर से दोबारा अपने पीछे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक ऑरा महसूस होता है जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। और इसी के साथ कहानी सुनाने वाले की तरफ से हमें बताया जाता है कोई भी पर्सन ये नहीं जानता था कि आखिर ऐसा क्या रीजन था कि यू सियोंग ने कभी भी किसी भी पर्सन को अपने बेटे के बारे में नहीं बताया था और उसने हमेशा से ही अपने बेटे को सभी लोगों से छुपाया हुआ है। लेकिन इस सब के पीछे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा रीजन था और वो रीजन ये था कि यू सियोंग ये नहीं चाहता था कि उसका बेटा कभी भी अपनी पावर्स को अवेकन करे क्योंकि उसका बेटा एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर है जो कि इस पूरे वर्ल्ड को ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जे की बॉडी के अंदर से इस वक्त बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक ऑरा निकल रहा होता है और जे इस वक्त बहुत ही ज्यादा बैडस लग रहा होता है। और इसी के साथ हमें एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर आज से 11 साल पहले जब यू सियोंग की हेल्थ खराब होना स्टार्ट हो गई थी तो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने इस चीज को एक्सेप्ट किया था कि उसकी ही गलती की वजह से डंजन रेड के दौरान बहुत ही ज्यादा लोगों की जान चली गई और इस सब का जिम्मेदार वो खुद है और इसीलिए वो आज अपनी हंटर की पोस्ट से रिजाइन कर रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि इन तमाम न्यूज को सायरम अपने कंप्यूटर के ऊपर देख रही होती है क्योंकि वो यहाँ पर जे के फादर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही होती है। और इसी के साथ सायरम सोच रही होती है आखिर ये सब है क्या। मुझे नहीं लगता कि जे के फादर इतने ज्यादा कमजोर थे। अगर सचमुच डंजन रेड के दौरान जे के फादर की वजह से लोगों की जान गई थी तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जे के फादर ने ये सब कुछ जानबूझकर किया था। उनकी इस गलती को माफ भी किया जा सकता था लेकिन आखिर लोगों ने उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर क्यों डाला कि उन्हें अपनी पोस्ट से ही रिजाइन करना पड़ा। ये सब चीजें जितनी ज्यादा सिंपल लग रही हैं ये इतनी ज्यादा सिंपल नहीं है। कुछ तो ऐसी चीज है जो कि लोगों के सामने नहीं आई है। और अगर देखा जाए तो जे के फादर ने बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स को किल करके बहुत ही ज्यादा लोगों की जानें भी बचाई थी और उन्होंने सिटी के लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे काम किए हैं। लेकिन आखिर फिर भी जे के फादर के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर क्यों डाला गया। और इन सब चीजों को सोचकर सायरम काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है। लेकिन इसी वक्त सायरम को कुछ याद आता है और वो यू सियोंग की फैमिली की इन्फॉर्मेशन निकालना स्टार्ट कर देती है। लेकिन उसे पता चलता है कि यू सियोंग ने यहाँ पर अपनी फैमिली के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। और ये देखकर सायरम काफी ज्यादा हैरान होती है और वो सोच रही होती है किसी भी पर्सन को इस बारे में पता नहीं है कि वर्ल्ड के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर का एक बेटा भी है। लेकिन आखिर ऐसा क्या रीजन था कि यू सियोंग अपने बेटे को छुपाना चाहते थे और वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा सभी लोगों के सामने आए। इसी के साथ हमें दोबारा से जे का सीन दिखाया जाता है जिसकी बॉडी के अंदर से इस वक्त काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है। और ये देखकर जे भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये किस तरह की पावर है। मैंने अपनी बॉडी के अंदर इतनी स्ट्रेंथ को पहले कभी भी महसूस नहीं किया था और मुझे इस वक्त ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी स्ट्रेंथ के साथ ओवरफ्लो हो रही है। लेकिन इसी के साथ हम देखते कि वो मॉन्स्टर बहुत ही तेजी के साथ जे के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करने के लिए आ चुका होता है। लेकिन इसे वक्त जे बहुत ही तेजी के साथ मूव करता है और वो उस मॉन्स्टर के फेस पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार देता है और इस पंच की वजह से वो मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि जे बहुत ही स्पीड के साथ उस मॉन्स्टर के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक्स करना स्टार्ट कर देता है जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा इंजर्ड हो रहा होता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि ये लड़ते हुए बिल्डिंग्स के ऊपर आ चुके होते हैं और वो मॉन्स्टर बहुत ही तेजी के साथ भागकर जे के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्लैश अटैक करता है। लेकिन जे बहुत आसानी से इसे डॉच कर लेता है। लेकिन इसी वक्त वो मॉन्स्टर बहुत ही तेजी से जे के पास आ चुका होता है और वह जे के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है। लेकिन इसी के साथ वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है क्योंकि वो देखता है कि इस अटैक से जे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा होता। और इसी वक्त जे उस मॉन्स्टर के मुंह पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक मारता है और वो उसे इस जगह से बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है। और अपनी ऐसी स्ट्रेंथ को देखकर जे काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है मेरी स्ट्रेंथ अचानक से बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गई है और मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि मैं एक 5 स्टार मॉन्स्टर के साथ इतनी आसानी के साथ फाइट कर पा रहा हूँ। और इसी के साथ जे सोच रहा होता है मुझे इस मॉन्स्टर की गर्दन पर सिर्फ एक और अटैक करना है और उस अटैक के साथ मैं इसकी गर्दन को तोड़ दूंगा जिससे इस मॉन्स्टर की डेथ हो जाएगी। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि जे की बॉडी के अंदर से जो पावर रिलीज हो रही होती है वो अचानक से खत्म हो जाती है और ये देखकर जे भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है व्हाट, आखिर ये क्या हुआ, अचानक से ये सारी पावर कहाँ पर गायब हो गई। और इसी के साथ हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि दीवार पर से जमीन पर गिर जाता है और हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर को इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ
रहा होता है और वो चलते हुए जे की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। और ये देखकर जे सोच रहा होता है, शिट, आखिर मेरी बॉडी के साथ हो क्या रहा है। मेरी बॉडी के अंदर जितनी भी पावर थी वो अचानक से सारी खत्म हो चुकी है और क्या इस नॉर्मल स्टेट में मैं इस मॉन्स्टर को हरा पाऊंगा। और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर बहुत ही तेजी के साथ जे के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि किसी पर्सन ने एक बहुत ही बड़े ट्रक को इस मॉन्स्टर के ऊपर फेंक दिया होता है और ये ट्रक जाकर सीधा उस मॉन्स्टर के ऊपर गिरता है। और हमें दिखाया जाता है कि इस ट्रक को किसी और ने नहीं बल्कि सियोक ने ही फेंका है। लेकिन वो मॉन्स्टर इस ट्रक को दूर फेंक देता है और हम देखते हैं कि वो बहुत ही तेजी के साथ सियोक के पास पहुंच चुका होता है। और इसी वक्त वो सियोक को एक बहुत ही जोरदार किक मारता है और सियोक भी अपने हैंड के साथ इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। लेकिन उस अटैक से काफी ज्यादा पीछे हो जाता है। लेकिन इसी के साथ वो मॉन्स्टर बहुत ही तेजी के साथ सियोक के पास आ चुका होता है और वो सियोक के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फाइनल अटैक करने वाला होता है। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि जे बहुत ही तेजी के साथ इस मॉन्स्टर के पास पहुंच चुका होता है और इसी वक्त वो इस मॉन्स्टर की ठुड्डी में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है। और जे का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसने अपने इस अटैक के साथ इस मॉन्स्टर को किल कर दिया होता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि इस अटैक की वजह से जे का भी हाथ बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है और सियोक जे को संभाल रहा होता है। लेकिन इसी वक्त जे देखता है कि यहाँ पर तमाम रेस्क्यू हंटर्स आ चुके हैं और ये देखकर जे बोलता है, सियोक, क्या तुमने देखा इन लोगों की टाइमिंग कितनी ज्यादा परफेक्ट है ना। ते बात सुनकर सियोक बोल रहा होता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये लोग बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर यहाँ पर आए हैं। जिसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि जे की वो वीडियो सचमुच बहुत ही ज्यादा वायरल हो चुकी होती है और उस पर मिलियंस में व्यूज आ रहे होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि इस वीडियो को जे का बॉस देख रहा होता है और वो बुरा होता है, डैम इट, आखिर ये लड़का कर क्या रहा है, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया। जिसके बाद हमें जे की एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर जब जे को चोट लगी थी तो उसके फादर उसकी चोट के ऊपर मरहम लगा रहे होते हैं और वो बुरे होते हैं, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है तुम्हें हंटर्स की तरह प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, तुम अभी बहुत ही ज्यादा छोटे बच्चे हो। तो जे बोल रहा होता है, फादर मैं तो बस आपके जैसा बनना चाहता हूँ इसलिए मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ। तो जे के फादर बुरे होते हैं, जे मैं नहीं चाहता कि तुम अपने आप को हर्ट करो, जब तुम इंजर्ड होते हो तो मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। तो जे बोल रहा होता है, फादर आप भी तो मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करते हो और आप भी हमेशा काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हो। तो ये बात सुनकर यूसियोंग काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, मेरे प्यारे बेटे तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि तुम जानते हो ना तुम्हारे फादर कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैं ये सब कुछ इसलिए करता हूँ ताकि मैं तुम्हें और हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट कर सकूँ। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जे अपनी आईज को ओपन कर रहा होता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, मुझे ये अजीब सी फीलिंग क्यों हो रही है कि मैं काफी दिनों से इस बिस्तर के ऊपर पड़ा हुआ हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जे के पास कोई पर्सन बैठा हुआ होता है जिसने अपने हाथ में चाकू पकड़ा हुआ होता है और वो बोल रहा होता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम कई दिनों से इस बिस्तर के ऊपर पड़े हुए हो। और चाकू की इतनी तेज धार को देखकर जे काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जैक बैठा हुआ होता है जो कि जे के लिए एप्पल कट कर रहा होता है और जैक को यहाँ पर देखकर जे काफी ज्यादा हैरान होता है और वो फौरन से उठकर बैठ जाता है। लेकिन इसी वक्त उसके हाथ में बहुत ही जोर से दर्द होती है और इस पेन की वजह से जे काफी जोर से चिल्लाता है और वो बोलता है, शिट, मैं ये कैसे भूल गया कि मेरा हाथ इंजर्ड है। और इसी के साथ जैक बोल रहा होता है, तुम्हारी बॉडी की तमाम इंजरीज को हील कर दिया गया है लेकिन तुम्हारा हाथ अब भी काफी ज्यादा वीक है, इसलिए तुम्हें इसे 1 मंथ तक प्रोटेक्ट करना होगा ताकि ये जल्दी से हील हो सके। इसलिए अब दूसरी चीजों को भूलकर बस अपनी रिकवरी पर ध्यान दो। और इसी वक्त जे बोलता है, मैं कुछ चीजों की वजह से काफी ज्यादा क्यूरियस था, क्या मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ। तो ये बात सुनकर जैक बोलता है, क्या तुम अपने फादर के बारे में पूछना चाहते हो, क्या मैं उन्हें जानता हूँ या नहीं। तो हाँ, ये बात सच है, मैं उन्हें जानता था, मैं अब से कई साल पहले उनके साथ काम कर चुका हूँ। और हम देखते कि ये बात सुनकर जे बहुत ही तेजी के साथ जैक के ऊपर अटैक कर देता है और इस अटैक की वजह से जैक भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन हम देखते हैं कि जे ने ये अटैक नहीं किया था बल्कि वो तो बस जैक के हाथ में से उस एप्पल को ले लेता है और वो बोल रहा होता है, एप्पल के लिए थैंक यू। और ये बात सुनकर जैक काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, तुमने मुझे जो रिएक्शन दिया है मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्या तुम्हें मेरे ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा और क्या तुम ये नहीं जानना चाहते कि अगर मैं तुम्हारे फादर को जानता था तो मैंने उनकी हेल्प क्यों नहीं की। तो ये बात सुनकर जे बोल रहा होता है, अरे नहीं, आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे यही एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि मैं फौरन से तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगा या फिर मैं कुछ बैड वर्ड्स का यूज करूंगा। लेकिन हाँ, मैं ये गेस कर सकता हूँ कि तुम क्या सोच रहे होगे कि मैं क्या करने वाला हूँ। और इसी के साथ वो काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है, कमीने इंसान, दफा हो जाओ यहाँ से, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और जे की इतनी खतरनाक लुक देखकर जैक भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन इसके साथ जे बोल रहा होता है, क्यों, मेरी एक्टिंग कैसी लगी, मैं अच्छी एक्टिंग करता हूँ ना। वेल, अगर तुम आज से 3 या 4 साल पहले आए होते तब मेरा रिएक्शन बिल्कुल सेम होता, क्योंकि उस टाइम मुझे सिर्फ इन्हीं चीजों पर गुस्सा आ रहा होता था कि आखिर वो लोग
लोग जो मेरे फादर के दोस्त थे उन्होंने उनका साथ क्यों छोड़ दिया। लेकिन शायद मुझे लगता है अब मैं काफी ज्यादा मेच्योर हो चुका हूँ और मुझे अपने गुस्से को दूसरे लोगों के ऊपर उतारने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ जे उस एप्पल को खाकर उसे डस्टबिन में फेंक देता है और इसी के साथ वो बोलता है, लेकिन हाँ एक बात याद रखिएगा, जो भी पर्सन मेरे रास्ते में आया मैं जानता हूँ कि मुझे उसे अपने रास्ते में से कैसे हटाना है, इसलिए कभी भी मेरे रास्ते में आने की ट्राई मत कीजिएगा। जिसके बाद जैक बोलता है, जे मेरी कोई भी बैड इंटेंशंस नहीं है, मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुम लीगली तौर पर यूसियोंग के सन के तौर पर रजिस्टर क्यों नहीं हो और यूसियोंग ने आज तक तुम्हें दुनिया से छुपाया क्यों हुआ था, आखिर इस चीज का क्या रीजन है। और जब यूसियोंग की हालत खराब हो गई थी तो वो कौन पर्सन था जिसने तुम्हारी केयर की है। तो जे बोलता है, तो तुम इसलिए क्यूरियस हो कि मेरे फादर के बाद मुझे किस पर्सन ने पाला है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं बचपन से ही अकेला हूँ और मुझे किसी पर्सन ने नहीं पाला है। तो ये बात सुनकर जैक काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, चलो ठीक है, लेकिन क्या तुम मुझे इस बारे में बता सकते हो कि क्या तुमने कभी डैगोआ विंग ये नाम सुना है। तो ये नाम सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, आखिर ये किस पर्सन का नाम है, ये कितना ज्यादा अजीब है, मैंने कभी भी ये नाम भी नहीं सुना। तो जैक बोलता है, ये किसी इंसान का नाम नहीं है, ये नाम उस ड्रैगन का है जिसका पॉइजन तुम्हारे फादर की बॉडी के अंदर मौजूद है। तो ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। जिसके बाद जैक जे को बता रहा होता है, अब से बहुत साल पहले डंजन और सिटी के एरियाज के दरमियान में बहुत ही ज्यादा वॉल्स को तैयार कर दिया गया था और उस वक्त हंटर्स की तादाद बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी और हंटर्स डेली बेसिस पर डंजन्स में जाकर उन्हें क्लियर किया करते थे ताकि कोई भी मॉन्स्टर सिटी तक ना पहुंच सके। लेकिन तब अचानक से एक और बहुत ही बड़ी मुश्किल सामने आई और वो थी बहुत ही ज्यादा पावरफुल ड्रैगन्स जिन्हें हराना एक हंटर के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था और सभी लोगों को ऐसा लगने लगा था ये इस वर्ल्ड का एंड है। और उस वक्त जब सब लोग अपनी होप्स खो चुके थे उस वक्त तुम्हारे फादर सामने आए और वो एक पहले पर्सन थे जिन्होंने एक ड्रैगन को किल किया था, जिसके बाद उन्होंने एक नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा ड्रैगन्स को किल किया और यही रीजन था कि उन्हें किंग ऑफ ड्रैगन स्लेयर्स बुलाया जाता था। लेकिन इसके कुछ टाइम बाद एक और बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम सभी लोगों के सामने आई और वो प्रॉब्लम ये थी कि हमें पता चला कि ये ड्रैगन्स बहुत ही ज्यादा शार्प है और इतना ही नहीं, ये ड्रैगन्स खुद को ह्यूमन फॉर्म्स में भी चेंज कर सकते हैं, जिससे बहुत ही ज्यादा ऐसे ड्रैगन्स हैं जो कि हम इंसानों के दरमियान में ही मौजूद हैं और हमें उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो यह सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और जैक बता रहा होता है, तुम्हारे फादर के ऊपर कुछ बहुत ही ज्यादा गलत इल्जामात को लगाया गया था, लेकिन उससे पहले ही तुम्हारे फादर की डैगवांग के साथ फाइट हुई थी और उस फाइट के दौरान में तुम्हारे फादर की बॉडी में बहुत ही ज्यादा पॉइजन फैल गया था और अगर तुम अपने फादर को क्यूर करना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हें डैगवांग को मारकर उसकी बॉडी से अपने फादर के पॉइजन का एंटीडोट बनाना होगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाता है जहाँ पर जैक इस जगह से चला गया होता है और उसने जे को अपना एक कार्ड दिया होता है और इसी के साथ जे प्रीवियस सीन को याद कर रहा होता है जहाँ पर जैक ने जे से बोला था, मुझे नहीं पता तुम डैगवांग को मारने में मेरी कोई हेल्प कर सकते हो या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने बहुत ही ज्यादा पावरफुल हंटर्स की एक टीम को क्रिएट किया है और बहुत ही जल्द हम डैगवांग को तलाश कर लेंगे, जिसके बाद हम डैगवांग को हंट करने वाले हैं और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम खुद को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ क्योंकि तुम्हारे अंदर तुम्हारे फादर किंग ऑफ ड्रैगन स्लेयर का ब्लड है और मुझे लगता है तुम ही एक ऐसा पर्सन हो जो कि डैगवांग को किल कर सकता है। लेकिन अगर तुम्हारी अब की स्किल्स को देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि तुम इतने पावरफुल हो कि तुम डैगवांग को हरा पाओगे, इसलिए तुम्हें खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा ताकि डैगवांग को किल करने में तुम हमारी हेल्प कर सको। लेकिन इसी के साथ ये बोलता है, जो सब कुछ तुमने बताया है इससे तो मुझे साफ ये लग रहा है कि तुम बहुत टाइम से डैगवांग को मारने की प्लानिंग कर रहे हो। क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि मेरे पास खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कितना टाइम है और कितने टाइम के बाद तुम लोग डैगवांग की हंटिंग को स्टार्ट करने वाले हो। तो वह सुनकर जैक बोल रहा होता है, मैं तुम्हें कंफर्म तो नहीं बता सकता लेकिन तुम्हारे पास 2 साल का वक्त है और इस 2 साल के वक्त में तुम्हें खुद को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा कि डैगवांग के साथ फाइट में तुम हमारी हेल्प कर सको। और हाँ, अगर तुम्हें मेरी ये तमाम बातें झूठी लग रही हैं तो जो कुछ भी मैंने बोला है तुम इस सब को भुला दो, लेकिन एक चीज को याद रखना, अगर तुम्हें अपने फादर को सेव करना है तो उसके लिए तुम्हें डैगवांग चाहिए। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि जे अपने चेहरे को धो रहा होता है और वो सोच रहा होता है, डैगवांग एक ड्रैगन और कोई नॉर्मल ड्रैगन नहीं बल्कि तमाम ड्रैगन्स का लीडर, लेकिन मेरे पास अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं डैगवांग को हरा सकूं, लेकिन चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं अपने फादर को सेव करके रहूंगा और इसके लिए मुझे खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। लेकिन इसी वक्त हम देखते कि जे के कमरे में कोई लेडी आ जाती है जिसे देखकर जे भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, मैम आखिर आप कौन है? तो वो बोलती है, मिस्टर आपको याद नहीं होगा लेकिन मैं आपकी डॉक्टर हूँ और तुम्हारे हाथ की सर्जरी करने में मैंने भी डॉक्टर्स का साथ दिया था। यह सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, आखिर इस चीज से आपका क्या मतलब है कि आप लोगों ने मेरे हाथ की सर्जरी की थी? तो वो डॉक्टर
बताती है, मुझे लगता है तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। जब तुम यहाँ पर आए थे तो तुम्हारे हाथ की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी और अगर तुम्हारे हाथ को सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता तो तुम कभी भी अपने राइट हैंड को यूज नहीं कर पाते और तुम्हारा राइट हैंड बिल्कुल खराब हो जाता। और अगर सच बताऊं तो तुम्हारे हाथ की सर्जरी करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, लेकिन कोरिया के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हीलर ने हमारी हेल्प की और उनकी मदद से ही ये सर्जरी सक्सेसफुल हो पाई है और अब तुम्हारा हाथ बिल्कुल ठीक है। तो ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है, लेकिन इसी साथ वो बोलता है, डॉक्टर क्या आपको ये पता है कि मेरा वो फ्रेंड जो मेरे साथ यहाँ पर आया था वो कहाँ पर है? तो डॉक्टर बोलती है, क्या तुम सियोक के बारे में बात कर रहे हो? उस लड़के की रिकवरी स्पीड बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल थी। जब तुम दोनों यहाँ पर आए थे वो लड़का तो 2 दिन में ही डिस्चार्ज होकर वापस चला गया था, लेकिन तुम्हारे हाथ के साथ साथ तुम्हारी बॉडी भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड थी, इसलिए तुम्हें होश में आने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग गया। लेकिन इसी के साथ वो डॉक्टर बोलती है, मिस्टर अगर आप बुरा ना मान तो क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? तो ये बात सुनकर जे भी इसके लिए मान जाता है और वो डॉक्टर जे के साथ अपनी एक सेल्फी ले लेती है और वो काफी ज्यादा हंसते हुए यहाँ से जा रही होती है। जिसके बाद जे बोलता है, डॉक्टर अगर आप परमिशन दो तो क्या अब मैं डिस्चार्ज होकर यहाँ से जा सकता हूँ? तो डॉक्टर बोलती है, मिस्टर मुझे लगता है आपको इस चीज का पता नहीं है, हॉस्पिटल के बाहर बहुत ही ज्यादा रश लगा हुआ है और वहाँ पर बहुत ही बड़ी तादाद में रिपोर्टर्स मौजूद हैं जो कि आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। तो यह सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, आखिर वो रिपोर्टर्स मेरा इंटरव्यू क्यों लेना चाहते हैं? तो वो लेडी बोलती है, और सॉरी मैं तुम्हें बताना भूल गई, मुझे लगता है तुमने अभी तक अपनी इस वीडियो को नहीं देखा है। तुम एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर सुपरस्टार बन चुके हो, ये लो जल्दी से अपनी ये वीडियो देखो। और वो मोबाइल पर जे को कोई वीडियो दिखाती है और हमें दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि वही वीडियो थी जिसमें जे उन 2 हॉर्न मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहा था और जे की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है और इस वीडियो के ऊपर मिलियंस में व्यूज आए हुए होते हैं। और ये देखकर जे भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो लेडी बोल रही होती है, तुम कुछ ही दिनों में बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुके हो, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें फ्रंट डोर से नहीं जाना चाहिए वरना तुम मुश्किल में फंस जाओगे। और इसी के साथ वो जे को एक बैग देते हुए बोलती है, मुझे बाहर एक लड़की मिली थी जिससे मुझे ये बैग दिया है और उसने बोला था कि ये बैग मैं तुम्हें दे दूं। इस बैग के अंदर जो चीजें मौजूद हैं उनके जरिए तुम बहुत आसानी से इस हॉस्पिटल में से बाहर आ जाओगे। ये बात सुनकर जे सायरम के बारे में सोच रहा होता है और वो सोच रहा होता है, सायरम ने जरूर मेरे लिए इस बैग के अंदर कुछ अच्छे कपड़े रखे होंगे जिन्हें पहनने के बाद मैं बहुत आसानी से उन रिपोर्टर्स के दरमियान में से निकल जाऊंगा। लेकिन इसी वक्त वो देखता है कि इसके अंदर तो एक रस्सी रखी हुई होती है और ये देखकर जे काफी ज्यादा शॉक होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर सायरम ने मुझे ये रस्सी क्यों दी है, आखिर इसके साथ मैं क्या करूंगा। लेकिन इसी वक्त वो देखता है कि उसके कमरे के अंदर एक खिड़की भी मौजूद है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जे उस रस्सी के जरिए इस हॉस्पिटल में से बाहर निकल चुका होता है, लेकिन उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और वो बोल रहा होता है, क्या इस बेवकूफ को सिर्फ यही तरीका पता था। लेकिन इसी के साथ वो डॉक्टर जे को आवाज लगाकर बोलती है, तुम फिक्र मत करना, मैंने तुम्हारी जो सेल्फी ली है मैं उसे अभी पोस्ट नहीं करूंगी, लेकिन जब तुम एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हंटर बन जाओगे तो उस वक्त मैं अपनी उस पिक्चर को इंटरनेट पर पोस्ट कर दूंगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से अपने आप को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हंटर बना लो। तो यह सुनकर जे भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। लेकिन इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक लग्जरी गाड़ी को दिखाया जाता है जिसके अंदर सायरम बैठी हुई होती है और इसी वक्त यहाँ पर जे भी आ चुका होता है और वो बोलता है, सायरम क्या तुम्हारे पास एक रस्सी ही आखिरी रास्ता था, क्या तुम्हें कोई और आइडिया नहीं आया? तो सायरम बोलती है, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, तुम सही सलामत यहाँ तक आ तो चुके हो। और इसी के साथ जे पूछता है, आखिर इस बैग के अंदर क्या है? तो सायरम बोलती है, मैं तुम्हारे मोबाइल पर कॉल कर रही थी लेकिन मुझे पता चला कि तुम्हारा मोबाइल स्ट्रीट पर गुम हो गया था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक न्यू मोबाइल ले आई हूँ और रास्ते में से मैंने तुम्हारे लिए कुछ अच्छे से कपड़े भी खरीद लिए थे, आगे चलकर तुम इन्हें चेंज कर लेना। लेकिन इसी के साथ वो देखती है कि जी यहाँ पर काफी ज्यादा क्यूट सा फेस बना रहा होता है और वो बोल रहा होता है, सायरम तुम कितनी ज्यादा अच्छी हो, तुम्हें मेरी कितनी ज्यादा परवाह है। और ये बात सुनकर सायरम काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए बोल रही होती है, शट अप। जिसके बाद हम देखते हैं कि सायरम जिससे बोल रही होती है, मैं जानती थी तुम फाइटिंग में काफी ज्यादा अच्छे हो लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये सच में काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है कि तुमने 2 हॉर्न मॉन्स्टर्स को बहुत ही आसानी से हरा दिया था। तो ये बोलता है, वेल मैं भी वहाँ पर क्या ही कर सकता था, मुझे उन मॉन्स्टर्स से अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ फाइट करनी पड़ी क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो मॉन्स्टर सिटी में फैल जाते और वो लोगों को नुकसान पहुंचा सकते थे। जिसके बाद सायरम बोलती है, जी मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई, हम यहाँ से डायरेक्ट एक बहुत ही बड़ी वर्ल्ड्स बेस्ट टेलर के पास जा रहे हैं। तो वह सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, आखिर तुम मुझे टेलर के पास क्यों लेकर जा रही हो, क्या तुम मेरे लिए न्यू कपड़े सिलाई करवाने वाली हो? तो सायरम बोलती है, तुमने बिल्कुल ठीक समझा है, लेकिन वो कोई नॉर्मल कपड़े नहीं है बल्कि मैं तुम्हारे लिए एक आर्मर सूट तैयार करवा रही हूँ क्योंकि एक हंटर के लिए उसका आर्मर सूट बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है और इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए वर्ल्ड्स बेस्ट टेलर के साथ अपॉइंटमेंट ली है और उनके बनाए हुए तमाम आर्मर्स बहुत ही ज्यादा यूनिक और काफी ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं जिन्हें यूज करना हंटर के लिए बहुत ही ज्यादा इजी होता है। ये बात सुनकर जे भी इसके लिए मान गया होता है और इसी के साथ वो यहाँ पर अपने मोबाइल को यूज कर रहा होता है। लेकिन इसी के साथ सायरम बोलती है, जे तुम्हारी उस वीडियो में सिर्फ इतना दिखाया गया है कि तुमने उन 2 हॉर्न
मॉन्स्टर्स के साथ फाइट की है और तुमने उन्हें हरा दिया है, लेकिन मैं ये बात जानती हूँ कि वहाँ पर मौजूद उस 5 स्टार मॉन्स्टर को भी तुमने ही हराया था। तो क्या तुम मुझे इस बारे में बता सकते हो कि आखिर तुमने इतने ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर को अकेले कैसे हरा दिया? तो ये बात सुनकर जे भी काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन इसी के साथ वो अपनी प्रीवियस मेमोरी को सोच रहा होता है। आखिर में ये कैसे भूल गया कि मैंने वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा अलग पावर को अवेकन कर लिया था और मेरी स्ट्रेंथ अचानक से बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, लेकिन वो किस तरह की पावर थी मैं अभी तक ये चीज नहीं समझ पाया हूँ। और इसी के साथ जे सायरम से बोलता है, सायरम अगर मैं सच बताऊं तो इस चीज के बारे में मुझे भी कुछ भी पता नहीं है, लेकिन हाँ ये बात सच है कि उस मॉन्स्टर को मैंने ही हराया था। तो ये बात सुनकर सायरम काफी ज्यादा हैरान होती है और वो सोच रही होती है मुझे नहीं लगता कि जे मुझसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि जे हमेशा सच ही बोलता है। और इसी के साथ सायरम दूसरी तरफ घूम जाती है और वो सोच रही होती है ये लड़का सचमुच एक काफी बड़ा जीनियस है। लेकिन इसी के साथ वो काफी ज्यादा क्यूट फेस बनाते हुए जे से पूछती है, अच्छा अब क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि हमारी क्लास का स्टूडेंट सियोक वो आखिर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कब से बन गया? क्योंकि रिपोर्टर्स ने जब उससे तुम्हारे बारे में कोई भी सवाल किया तो उसने तुम्हारे बारे में रिपोर्टर्स को एक वर्ड भी नहीं बताया और उसने बस ये बोला था कि तुम उसके फ्रेंड हो। तो बस सुनकर जे भी काफी ज्यादा हैरान होता है और हमें एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर जब जे और सियोक दोनों ही काफी ज्यादा इंजर्ड थे तो जे ने ही सियोक को उसकी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखने के लिए बोला था और सियोक भी इस चीज के लिए मान गया था। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सियोक जे से बोल रही होती है, तुम हॉस्पिटल में काफी दिनों से पड़े हुए थे और तुमने अपने बहुत ही ज्यादा टाइम को वेस्ट कर दिया है। अब तुम्हें अपने ट्रेनिंग पर ध्यान देना है, क्योंकि शायद तुम जानते नहीं कि वारियर हाई स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है और 100 पीपल्स में से सिर्फ एक ही कोई ऐसा पर्सन होता है जो कि उस टेस्ट को पास कर पाता है। तो ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, सायरम अगर सच में ऐसी बात है तो तुम कैसे पास होगी जबकि तुम्हारी स्किल्स तो बहुत ही ज्यादा बेकार है। तो ये बात सुनकर सायरम को जे के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो चिल्लाते हुए बोल रही होती है, अपनी बकवास बंद करो, मैं बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हूँ, तुम ये बात नहीं जानते। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सायरम और जे दोनों ही एक बिल्डिंग के अंदर आ चुके होते हैं, लेकिन इसी वक्त जे सायरम से बोलता है, सायरम आखिर ये वॉशरूम कहाँ पर है, मुझे कपड़े चेंज करने थे। तो सायरम बोलती है, अच्छा चलो मैं तुम्हें बताती हूँ, और वो उसे वॉशरूम का रास्ता बताकर वहाँ से जा रही होती है और वो बोल रही होती है, मैं काउंटर पर तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तुम जल्दी से वहाँ पर आ जाना। जिसके बाद हम सायरम को देखते हैं जो कि काउंटर के पास आकर वहाँ पर मुझे लड़की से बोल रही होती है, मेरी सीईओ के साथ एक अपॉइंटमेंट थी, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? तो वह लड़की अपने सीईओ को कॉल करती है, लेकिन इसी के साथ वो लड़की बोलती है, मैम मुझे माफ कीजिएगा लेकिन सीईओ को आज कोई जरूरी काम है जिसकी वजह से वो आपसे नहीं मिल सकते, इसलिए आप फिर कभी आ जाइएगा। यह सुनकर सायरम काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोलती है, आखिर ये आप क्या कह रही हो, मैंने सीईओ से मिलने के लिए बहुत ही टाइम पहले ही अपॉइंटमेंट ले ली थी, तो आखिर वो इस तरह मेरी अपॉइंटमेंट को कैंसिल कैसे कर सकते हैं? तो लड़की बोल रही होती है, मैम इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती, इस वक्त आप सीईओ से नहीं मिल सकती। तो ये बात सुनकर सायरम काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है, लेकिन इसी वक्त हमें यहाँ पर एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि सायरम से बोलता है, मुझे लगता है मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है, क्या तुम्हारा नाम सायरम है? तो ये बात सुनकर सायरम काफी ज्यादा हैरान होती है और हमें इस पर्सन को दिखाया जाता है जिसका नाम गयून है। और दोस्तों ये पर्सन एक लड़की है और वो लड़की बोल रही होती है, मुझे याद आ गया, तुम तो हमारे वारियर हाई स्कूल में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ओह मुझे समझ आ गई, शायद तुम यहाँ पर सीईओ से मिलने के लिए आई हो, लेकिन क्या तुम एक बात जानती हो, सीईओ ने तुम्हारी अपॉइंटमेंट को कैंसिल क्यों कर दिया? उसका रीजन मैं हूँ। इस कंपनी के सीईओ मेरे अंकल हैं और जब भी मुझे उनसे मिलना होता है तो वो मेरे लिए अपनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग्स को भी कैंसिल कर देते हैं, तो तुम्हारी अपॉइंटमेंट कौन सी बड़ी बात है? और हम देखते हैं कि वो सायरम को नीचे दिखाने की कोशिश कर रही होती है और इसी के साथ हमें गयून के बारे में बताया जाता है कि गयून एक ऐसी लड़की है जिसे सिर्फ स्ट्रॉन्ग पीपल्स ही पसंद है और वो वीक लोगों से बहुत ही ज्यादा नफरत करती है और उसे वीक लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है और गयून को लगता है कि सायरम एक बहुत ही ज्यादा वीक लड़की है। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जे आ चुका होता है जो कि बोलता है, सायरम मुझे लगता है ये तुम्हारी कोई सीनियर है, लेकिन आखिर ये तुमसे इतने रूड बिहेवियर में बात क्यों कर रही है? तो ये बात सुनकर वो लड़की बोलती है, आखिर तुम कौन हो, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तो ये बात सुनकर जे उसे काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है, और आखिर तुम होती कौन हो जिसे मैं अपने बारे में बताऊं, दफा हो जाओ यहाँ से। तो ये बात सुनकर वो लड़की भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। इसी के साथ हंसते हुए बोलती है, तुम तो कुछ ज्यादा ही बैड माउथ हो, लगता है शायद तुम सायरम के कोई फ्रेंड हो, क्या तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? लेकिन इसी के साथ सायरम बोलती है, सीनियर प्लीज गुस्सा मत कीजिए, ये लड़का आपके बारे में नहीं जानता। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर गयून अपने किसी टेक्निक को यूज करती है और वो अपने हाथ से सायरम की बॉडी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा कट लगा देती है और इस चीज की वजह से सायरम भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई होती है और उसे अपनी बॉडी में काफी ज्यादा पेन भी फील हो रही होती है। लेकिन सायरम देखती है कि उसकी बॉडी के ऊपर कोई भी कट नहीं लगा हुआ है। और इसी के साथ वो सीनियर बोलती है, सायरम क्या मैंने तुम्हें बोला है कि तुम हमारे बीच में बोलो, क्या तुम्हें इस बारे में पता नहीं है कि जब तुम्हारा सीनियर किसी से बात कर रहा हो तो तुम्हें उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए? लेकिन इसी के साथ जे बोल रहा होता है, तुम मेरे बारे में जानना चाहती हो, ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरा नाम जे है, मेरी हाइट 180 सेंटीमीटर है और मेरे वेट, अरे नहीं मुझे अपने वेट के बारे में तो पता ही नहीं है क्योंकि मैंने उसे कभी चेक ही नहीं किया। तो
जे की ये बातें सुनकर गयोन काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है, लेकिन इसी के साथ जे बोलता है और हाँ, सबसे लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मैं बहुत ही जल्द वॉरियर हाई स्कूल में ट्रांसफर होने वाला हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है। आखिर तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम किसी के सीनियर हो तो तुम्हारे पास ये अथॉरिटी है कि तुम किसी को भी बुली कर सकते हो। और हम देखते हैं कि ये बात सुनकर उस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है और इसी वक्त वो अपनी टेक्निक को जे के ऊपर भी यूज करती है, जिसकी वजह से उसने जे की बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा कट्स लगा दी होते हैं और इस चीज की वजह से जे के सर में काफी ज्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाती है। और इसी के साथ वो लड़की बोल रही होती है, तुम्हारा ये एटीट्यूड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमारे वॉरियर हाई स्कूल के इंट्रेंस एग्जाम को भी पास कर पाओगे? शायद तुम जानते नहीं, तुम बस एक ट्रैश हो जो कि डस्टबिन में ही अच्छा लगता है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि जे स्माइल करता है और इसी के साथ वो गयोन की टेक्निक को ही यूज करता है और वो गयोन के फेस पर एक बहुत ही जोर से पंच मारता है। और हम देखते हैं कि जे काफी ज्यादा एटीट्यूड में बोलता है, ये कैसा था? मैंने इस टेक्निक को फर्स्ट टाइम यूज किया है, लेकिन मुझे लगता है मैं फर्स्ट टाइम में ही इसे यूज करना सीख गया हूँ। और हम देखते हैं कि उसने गयोन की बॉडी के ऊपर और भी बहुत ही ज्यादा पंचेस मारे होते हैं और हम देखते हैं कि गयोन इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होती है। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कोई पर्सन आ गया होता है जो कि गयोन को काफी ज्यादा डांट रहा होता है और वो बुरा होता है, गयोन आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? तुम जब भी मेरे ऑफिस में आती हो तो हमेशा ही कोई ना कोई हंगामा खड़ा कर देती हो। और हमें पता चलता है कि यही पर्सन इस कंपनी का सीईओ है जो कि एक बहुत ही बड़ा आर्मर डिजाइनर है। और वो पर्सन बुरा होता है, इडियट, आखिर तुमने मेरी कॉल को पिक क्यों किया था और तुमने यहाँ से इन लोगों को जाने के लिए बोल दिया? क्या तुम जानती हो इन्होंने काफी टाइम पहले ही मुझसे एडवांस में ही एक अपॉइंटमेंट रख ली थी और तुमने यहाँ पर आकर उन्हें परेशान करना स्टार्ट कर दिया। क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे फादर को तुम्हारे बारे में बता दूं? अगर उन्हें तुम्हारे बारे में पता चला तो वो तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करेंगे और फिर वो तुम्हें इस जगह पर आने से भी मना कर देंगे। और इसी के साथ हम देखते को सीईओ सायरम से माफी मांग रहा होता है और वो बुरा होता है, सायरम प्लीज मुझे माफ करना, मैंने गयोन को काफी बार समझाया है लेकिन ये हमेशा ही लोगों को परेशान करती रहती है। और हम देखते कि सायरम भी यहाँ पर सीईओ को देखकर काफी ज्यादा रिलैक्स हो गई होती है और वो सोच रही होती है, शुक्र है यहाँ पर ये सीईओ आ गए, अगर ये यहाँ पर नहीं आते तो मुझे नहीं पता था कि आखिर ये गयोन जे के साथ क्या करती। और हम देखते कि सीईओ गयोन को डांट रहा होता है लेकिन गयोन बस उसे इग्नोर कर रही होती है। लेकिन इसी के साथ हम जे को देखते हैं जो कि आहिस्ता सी आवाज में सायरम से पूछता है, सायरम आखिर ये लड़की है कौन और ये तुमसे इतने ज्यादा रूड बिहेवियर से बात क्यों कर रही थी? तो सायरम बताती है, जे ये पर्सन हमारे स्कूल की काउंसिल प्रेसिडेंट है और एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्टूडेंट है और हमारे स्कूल में इस पर्सन के पास बहुत ही ज्यादा अथॉरिटी मौजूद है जिसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है और ये हमारे स्कूल में हर एक पर्सन से इसी तरह एटीट्यूड में ही बात करती है। तो ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो बोलता है, अगर ये तुम्हारे स्कूल की काउंसिल प्रेसिडेंट है तो क्या ये 3rd या फिर 4th ईयर की स्टूडेंट है? तो सायरम बोलती है, अरे नहीं, ये सिर्फ एक 2nd ईयर की स्टूडेंट है। असल में हमारा काउंसिल प्रेसिडेंट पहले कोई और पर्सन था लेकिन गयोन ने उसे फाइट मैच के लिए चैलेंज किया और उसने बहुत ही आसानी से उस काउंसिल प्रेसिडेंट को हरा दिया, जिसके बाद गयोन न्यू काउंसिल प्रेसिडेंट बन गई। ये बात सुनकर जे बोलता है, क्या सिर्फ इतने से ही? क्या इस चीज में टीचर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं थी? तो सायरम बोल रही होती है, जे मैंने तुम्हें इस बारे में पहले भी बताया है कि वॉरियर हाई स्कूल में सिर्फ उस पर्सन की वैल्यू है जो पर्सन बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है और अगर तुम पावरफुल हो तभी तुम्हारी रिस्पेक्ट की जाएगी। और शायद तुम जानते नहीं कि ये लड़की हमारे स्कूल की सबसे ज्यादा यंगेस्ट प्रेसिडेंट्स में से एक है, लेकिन कोई पर्सन इससे उलझना नहीं चाहता क्योंकि सभी जानते हैं कि इस लड़की के अंदर बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड है और अगर उन्होंने इससे पंगा लिया तो कहीं ये उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना बन जाए। तो यह सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि गयोन वहाँ से जारी होती है, लेकिन इसी वजह जे उसे आवाज देता है और वो बोलता है, क्या तुम मेरे साथ एक बेट लगाना चाहोगी? मुझे लगता है तुम काफी ज्यादा बिजी हो और शायद तुम किसी पर्सनल रीजन के लिए अपने अंकल से मिलने के लिए आई थी, लेकिन हमारी वजह से तुम्हें यहाँ से जाना पड़ रहा है। अगर तुम चाहो तो हम एक बेट लगा सकते हैं। और हम देखते कि ये बात सुनकर सायरम तो काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो बोल रही होती है, इडियट, आखिर तुम कर क्या रही हो? कहीं तुम पागल तो नहीं होगे? और इसी के साथ वो गयोन से बोल रही होती है, गयोन ये लड़का थोड़ा पागल है, इसकी बातें मत सुनो। लेकिन इसी के साथ गयोन काफी ज्यादा सीरियस होते हुए बोलती है, आखिर तुम किस तरह की बेट लगाना चाहते हो? तो ये बोलता है, मेरी बेट बहुत ही ज्यादा सिंपल है, मैं तुम्हारे साथ शैडो स्पारिंग करना चाहता हूँ। वो पर्सन जो दूसरे पर्सन को हरा देगा वो इस बेट को जीत जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात मैं तुम्हें बता दूं, अगर ये बेट मैं जीत गया तो बदले में मुझे तुम्हारी काउंसिल प्रेसिडेंट की सीट चाहिए। तो ये बात सुनकर गयोन काफी ज्यादा हैरान होती है और इसी के साथ वो बोलती है, इंटरेस्टिंग, मैंने जितना सोचा था तुम उससे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, तो चलो एक मैच हो जाए। और ये बात सुनकर सायरम काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो सोच रही होती है, क्या कहीं ये लड़का पागल तो नहीं हो गया? इसका हाथ बहुत ही ज्यादा डैमेज है और डॉक्टर ने इसे रेस्ट करने के लिए बोला है और रेस्ट करने के बजाय ये इस पागल लड़की से फाइट करना चाहता है। और दोस्तों, यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू।